हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू ऑल? आज हम लोग आ चुके हैं भाई केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 8 के ऊपर। कल हमने पढ़े थे वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेस्पर थ्योरी आखिर काम क्या आती है। तो ये वेस्पर थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री बताने के काम आती है। आज का लेक्चर ना वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, नीट का हो, जेई का हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे। शेप और ज्योमेट्री, इन दोनों में फर्क क्या है और कैसे निकालते हैं हर मॉलिक्यूल के लिए, यही आज के दिन हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई जल्दी से हमारा लेक्चर नंबर 8। स्टार्ट करने से पहले भाई देखो, आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। इससे काफी मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। योर सपोर्ट इज माय मोटिवेशन। ठीक है, तो ये काम जरूर से कर देना आप लोग। स्टार्ट करते हैं समझना वेस्पर थ्योरी, शेप एंड ज्योमेट्री। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाई शेप और ज्योमेट्री में फर्क क्या है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी में होती है। क्वेश्चन अगर आए ना शेप और ज्योमेट्री का, तो पढ़ जरूर लेना कि ज्योमेट्री पूछी है या फिर शेप पूछी है। मैं आपको अमोनिया के मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। देखो, शेप जो होती है ना, वो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स किस तरीके से सिचुएटेड हैं ये बताती है। शेप टेल्स अबाउट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया के मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें भाई, तो सेंटर में हमें दिखेगा कि एक नाइट्रोजन एटम है और तीन हाइड्रोजन्स नीचे सिचुएटेड हैं। तो शेप क्या होगी? शेप इसकी होगी कुछ इस तरीके की। यहाँ पर एक नाइट्रोजन एटम, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन थोड़ा सा प्लेन से ऊपर और एक हाइड्रोजन एटम प्लेन से पीछे। सेंट्रल एटम के अराउंड डिफरेंट एटम्स कैसे सिचुएटेड हैं 3D स्पेस के अंदर, वो हमें बताएगा भाई शेप के बारे में। तो अगर आप लोग इसकी ध्यान से शेप देखो ना, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा भाई कि नीचे बन गया है एक ट्रायंगल सा, और नाइट्रोजन एटम जो है उस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है। तो ये एक पिरामिड के जैसा आपको लगेगा। और क्योंकि इस पिरामिड का बेस ट्रायंगुलर है, इसलिए इस शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ये हो गई इसकी शेप। शेप हो गई अमोनिया मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल पिरामिडल। तो शेप बेसिकली क्या बताती है भाई? 3D स्पेस के अंदर डिफरेंट एटम्स कैसे अरेंज्ड हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री टेल्स अबाउट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं वो किस तरीके से फैले हुए हैं, ये हमको बताता है जियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो इसको मैं आपको बताता हूं। देखो, सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, मान लो कि सेंटर में कुछ इस तरीके से है। ये हो गया भाई नाइट्रोजन एटम। इस नाइट्रोजन एटम के अराउंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये ध्यान से समझो। इलेक्ट्रॉनिक पेयर दो तरीके के हो सकते हैं, बॉन्डिड या फिर नॉन बॉन्डिड। बॉन्डिड मतलब जिन्होंने हाइड्रोजन्स के साथ में बॉन्ड बना रखे हैं, और नॉन बॉन्डिड मतलब लोन पेयर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस किस डायरेक्शन में फैले हुए हैं देखो। अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या है भाई? एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ एक लोन पेयर कुछ इस तरीके से। ये हो गया भाई लोन पेयर। इसके अलावा क्या है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में नीचे तीन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड भी हैं, तीन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड भी हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगे। तो ये तीनों क्या है, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड्स हैं। ये किस तरीके से हैं भाई? एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड थोड़ा सा प्लेन के ऊपर की तरफ है, जिसको हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक बॉन्ड जो है वो प्लेन के पीछे की तरफ है, जो कि हमने डैश डैश से दिखाया। तो बेसिकली नाइट्रोजन एटम के अराउंड चार इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर ऊपर की तरफ है जो कि नॉन बॉन्डेड है, जो कि लोन पेयर है, और तीन बॉन्ड्स इस तरीके से नीचे पिरामिड की तरह हैं, जो कि क्या है? बॉन्डेड पेयर है, हाइड्रोजन के साथ में इन्होंने बॉन्ड बना रखे हैं। तो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। इस तरीके की जो शेप होती है, जिसके अंदर सेंट्रल एटम के अराउंड दो एटम हो प्लेन के ऊपर, एक हो अबव द प्लेन और एक हो बिलो द प्लेन। इस
तरीके की अरेंजमेंट को बोला जाता है भाई टेट्राहेड्रल। तो इस मॉलिक्यूल में जियोमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री यहाँ पर हो गई भाई टेट्रा हेड्रल, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। तो मेन डिफरेंस शेप और ज्योमेट्री के बीच का हम लोग समझ गए। शेप जो है वो एटम्स के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के बारे में बताती है, और ज्योमेट्री जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के बारे में बताती है। ये इसका एक्चुअल मतलब होता है, ज्योमेट्री और शेप का असल में मतलब ये होता है। शेप जो है वो मॉलिक्यूल्स की होती है और ज्योमेट्री जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। हाउएवर शॉर्टकट के लिए काफी बार जो है टीचर्स ये भी बोल देते हैं कि हाँ ज्योमेट्री निकालनी है तो शेप में इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लो, बट वहां से असली डिफरेंस समझ में नहीं आता है इन दोनों का, कि असल में ज्योमेट्री का और शेप का मतलब क्या है। तो मतलब हम लोग समझ गए भाई, शेप मॉलिक्यूल की होती है और ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के अराउंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये बताती है उसकी ज्योमेट्री, और सेंट्रल एटम के अराउंड डिफरेंट एटम्स किस तरीके से सिचुएटेड हैं, किस तरीके से प्लेस्ड हैं, ये बताती है हमको शेप। तो ये था भाई शेप और ज्योमेट्री का डिफरेंस। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो भी हम लोग एग्जांपल करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, सबके अंदर शेप और ज्योमेट्री को ध्यान में रखेंगे। जब भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो आपको भी बिल्कुल ध्यान देना है कि ज्योमेट्री पूछी है या फिर शेप पूछी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ज्योमेट्री में आपको इलेक्ट्रॉन्स का खास ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई, कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप प्रिडिक्ट करें उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो मॉलिक्यूल ना दो तरीके के हो सकते हैं। या तो ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर क्या होगा, सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं होगा, या फिर मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर होगा। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं भाई, दोनों तरीके के मॉलिक्यूल्स को वन बाय वन करके स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं दोनों की शेप्स और ज्योमेट्रीज कैसी निकल के आती है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कि आखिर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या नहीं है। तो इस चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो इस बात का पता लगाने के लिए ना आपको क्या पता होना चाहिए, एटम का एटॉमिक नंबर और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन से ग्रुप वगैरह में आता है, ये पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं, हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्राई टू प्रेडिक्ट विच मॉलिक्यूल्स हैव लोन पेयर। हमें बताना है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर है, किसमें लोन पेयर कितने हैं, किसमें सेंट्रल एटम पे है, सारी हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही। BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम जो है भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल है, दूसरे ग्रुप में आता है। दूसरे ग्रुप में आता है तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसने बॉन्ड कितने बनाए, बॉन्ड भी इसने दो ही बना रखे हैं, तो जरूर एक एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ में शेयर किया होगा। तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो गए, दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डेड हो गए। क्या कोई लोन पेयर यहाँ पर बचा, नहीं बचा, तो यहाँ पर लोन पेयर हो गए भाई जीरो। यहाँ पर नीचे मैं लिख रहा हूँ लोन पेयर्स। आगे चलते हैं भाई वाटर के ऊपर। वाटर के ऊपर हम लोग कैसे देखेंगे H2O के अंदर की कितने लोन पेयर हैं। तो देखो बीच में है ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। अब यहाँ पर दो बॉन्ड इसने बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसके हो गए शेयर। तो लोन पेयर यहाँ पर कितने बचे ऑक्सीजन के ऊपर, दो लोन पेयर यहाँ पर बच गए। इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि कितने लोन पेयर सेंट्रल एटम के ऊपर होंगे। आगे देखते हैं भाई BH3 देखते हैं, बोरोन। ये है भाई 13th ग्रुप का एलिमेंट, इसकी लास्ट शेल में होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन, तीन ही सराउंडिंग एटम के साथ में इसने बॉन्ड बनाए हैं, तो तीनों ही इलेक्ट्रॉन इसके जो है बॉन्डिंग में चले गए। तो इसके अंदर भी जो है जीरो लोन पेयर आपको मिलने वाले हैं, कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं मिलने वाला। आगे देखते हैं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये भी बोरोन फैमिली का ही एलिमेंट है। यहाँ पर भी इसने तीनों बॉन्ड बना लिए हैं अपने तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। यहाँ पर देखो हम लोग सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट में बहुत तगड़ा फंसा सकता है। यहाँ पर अगर आपसे पूछे एल्यूमिनियम क्लोराइड में AlCl3 में टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो क्या उसका आंसर भी जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर भले ही लोन पेयर जीरो है, लेकिन तीन क्लोरीन्स के साथ में एल्यूमिनियम जुड़ा हुआ है, हर क्लोरीन के ऊपर तीन लोन पेयर होंगे, है ना। तो तीन के ऊपर कितने हो जाएंगे भाई,
3 3 जा 9, टोटल 9 लोन पेयर होंगे AlCl3 में। हाउएवर सेंट्रल एटम के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। आगे देखो भाई, PCl3 फोस्फोरस, ये नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। इसकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है, 3 क्लोरीन्स के साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके बचे नॉन बॉन्डेड? 5 में से 3 तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, एक ही लोन पेयर इसका बचा, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके बचे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो गए यहाँ पर? यहाँ पर नंबर ऑफ लोन पेयर हो गए 1, एक लोन पेयर यहाँ पर। PCl3 के बाद PCl5 को हम लोग देखते हैं। फोस्फोरस के पास नाइट्रोजन की तरह ही 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पांचों इलेक्ट्रॉन्स इसने बॉन्ड बना लिए 5 क्लोरीन एटम्स के साथ। तो इसके ऊपर लोन पेयर कितने मिलने वाले हैं? 0। यहाँ पर कोई भी लोन पेयर हमको नहीं मिलने वाला है। अगला मॉलिक्यूल देखते हैं SF6। सल्फर है हमारे पास। सल्फर क्या है भाई? ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, ऑक्सीजन के नीचे प्लेस्ड होता है। इसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, जैसे कि ऑक्सीजन के पास होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है। 6 सराउंडिंग आइटम्स के साथ इसने बॉन्ड बना रखा है ना। SF6 हमारे पास है, तो इसलिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो चुके हैं बॉन्ड बनाने में। लोन पेयर एक भी नहीं बचा, 0 लोन पेयर यहाँ पर मिलेंगे। अगला मॉलिक्यूल देखो भाई, अगला मॉलिक्यूल थोड़ा सा डिफरेंट है। SH2 सल्फर एटम हमारे पास है। हमने देखा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी वैलेंस शेल में, लेकिन इसने जो मॉलिक्यूल बनाया है इस बार वो बनाया है SH2। तो मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन इसके यूज हुए होंगे हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने में। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 4 बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वैलेंस बच गए। तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे? एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से बन जाएंगे 2 लोन पेयर। SH2 के अंदर 2 लोन पेयर मिलने वाले हैं। आगे देखते हैं भाई CH4। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ही इसने यूज कर लिए हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाने में। तो क्या कोई लोन पेयर बचा? जी नहीं, नहीं बचा। तो यहाँ पर 0 लोन पेयर्स होने वाले हैं। आगे आता है भाई SiMe4 सिलिकॉन ट्राई टेट्रा मिथाइल सिलिकॉन, इसको TMS भी बोलते हैं। 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं सिलिकॉन से। सिलिकॉन जो है वो कार्बन फैमिली का ही एलिमेंट है, कार्बन के ही नीचे प्लेस्ड होता है। तो 4 ही इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में है, चारों इसने यूज कर लिए मिथाइल के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में, है ना। मिथाइल ग्रुप यही होता है। ME रिप्रेजेंट करता है CH3 को ही। तो चारों ही इलेक्ट्रॉन बेसिकली सिलिकॉन ने यूज कर लिए कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाने में। तो क्या इसके पास कोई भी लोन पेयर बचा? नहीं बचा। तो यहाँ पर सिलिकॉन के ऊपर भी लोन पेयर 0 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर जरूर से काउंट करने सीख लेना, कितने लोन पेयर है किसके पास, ठीक है। तो हमने क्या किया था भाई, मॉलिक्यूल 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होगा या तो नहीं होगा। दोनों तरीके के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर लंबा होने वाला है भाई, थोड़ा पेशेंस से देखना। हर एक मॉलिक्यूल को हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे हैं जिनके ऊपर सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर पहले मॉलिक्यूल आते हैं भाई AB2 टाइप के। AB2 का क्या मतलब है? ए जो है वो सेंट्रल एटम है और उसके साथ 2 और एटम जुड़े हुए हैं बी के, दूसरे किसी एलिमेंट के। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं BeH2, HgCl2, CO2, SiO2। ये सारे क्या हैं? AB2 टाइप के मॉलिक्यूल हैं। सेंटर में एक मॉलिक्यूल और उसके आजू बाजू में 2 और एटम, सेंटर में एक एटम और आजू बाजू में 2 और एटम, और इसी के साथ में सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर भी नहीं होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? देखो, Be 2 बॉन्ड ये बनाएगा, और क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर नहीं है तो ये दोनों ही सिग्मा बॉन्ड क्या करेंगे भाई? देखो, रिपल्सन आपको याद होगी, जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक पेयर होता है वो रिपल्सन करता है। यहाँ पर अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट करेगा वाटर की तरह, तब क्या होगा भाई? यहाँ पर इनके बीच में रिपल्सन होगी। अगर ये हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल एक दूसरे के साइड में आ जाएं, 180 डिग्री के एंगल पर आ जाएं, तब जो है इनके अंदर
रिपल्सन मिनिमम हो जाएगी। तो ये ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये BeH2 का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिनिमम है। जिसके अंदर रिपल्सन मिनिमम होती है वही स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो BeH2 का असली स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा, ये नहीं होगा। दिस इज ए रॉन्ग स्ट्रक्चर, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है हमेशा ही जिसके अंदर क्या हो भाई, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मिनिमम हो, सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है हो। तो यहाँ पर नीचे वाले मॉलिक्यूल में, नीचे वाले स्ट्रक्चर में रिपल्सन ज्यादा थी, ऊपर वाले में कम थी, इसलिए यही होगा इसका असली स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, BeH2, HgCl2, CO2 इन सभी का स्ट्रक्चर सेम होगा। CO2 जो है हमें पता है भाई, कार्बन के डबल बॉन्ड बने हुए होते हैं, बट कोई बात नहीं, वेस्पर थ्योरी में हमने देखा है कि इसको एक कॉमन एक सुपर बॉन्ड की तरह कंसीडर करना है। यहाँ पर देखो CO2 का स्ट्रक्चर भी ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन बहुत ज्यादा होगी, है ना। डबल बॉन्ड्स के बीच में भी है तो इलेक्ट्रॉन ही नेगेटिव चार्ज है दोनों बॉन्ड्स में, इसलिए रिपल्सन ज्यादा होगी। तो ऐसी, एक सेकेंड, तो ऐसी अरेंजमेंट बनानी है हमें जिसमें रिपल्सन मिनिमम हो। तो इस वजह से CO2 का ये स्ट्रक्चर ज्यादा एक्यूरेट है। सिमिलरली SiO2 का भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सेंटर में सिलिकॉन होता है और 180 डिग्री पर होते हैं ऑक्सीजन एटम। तो AB टाइप के मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेंटर में कोई भी लोन पेयर नहीं है, उनकी ऐसी शेप बनेगी भाई। अब यहाँ पर बात करते हैं भाई ज्योमेट्री और शेप की। देखो शेप क्या बता रही है, शेप बता रही है एटम्स की अरेंजमेंट। तो यहाँ पर सेंटर में एक एटम है, सराउंडिंग में दो एटम है, तो ये एक तरीके से लीनियर शेप बन गई। इस शेप को बोला जाता है लीनियर। तो यहाँ पर शेप हो जाएगी इसकी लीनियर। अगर हम लोग ज्योमेट्री की बात करें तो एक बात ध्यान से सोचो भाई, ज्योमेट्री हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक पेयर टोटल कितने हैं, चाहे वो बॉन्डेड हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड हो। तो अगर हम लोग ऐसे एटम्स की बात कर रहे हैं, ऐसे मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ही नहीं है, तब उस केस में क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पेयर सेंट्रल एटम पे होंगे वो सारे ही बॉन्डेड पेयर होंगे, है ना। कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो सारे बॉन्डेड पेयर ही हैं। तो इस तरीके के एटम्स के केस में जो शेप होती है वही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी होगी। तो अगर हमारे मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ही नहीं है तो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर वाले ही होंगे, बॉन्ड्स जहां बनाए हुए हैं वही होंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है वहां पर ज्योमेट्री और शेप बिल्कुल बराबर होती है। ये आप लोग ध्यान से लिख लो, ज्योमेट्री जो है वो शेप के बराबर ही होगी। अगर इसके अंदर हम लोग देखें इलेक्ट्रॉन कैसे फैले हुए हैं, तो बिल्कुल सेंटर में एक कार्बन एटम है, एक बॉन्ड उसने यहाँ बनाया हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड उसने लेफ्ट साइड में बनाया हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया भाई, ज्योमेट्री हो गई। ज्योमेट्री भी लीनियर, शेप भी लीनियर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर नहीं हो सेंट्रल एटम के ऊपर, उनकी ज्योमेट्री और शेप दोनों बराबर हो, सेम ही होगी। आगे चलते हैं भाई AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स के ऊपर। AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या है, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, फॉर एग्जांपल BH3। तो यहाँ पर देखो भाई, सेंटर में बनाना है बोरोन और तीन बॉन्ड यहाँ पर बनाने हैं हाइड्रोजन्स के साथ, और कुछ ऐसे बनाने हैं कि बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन मिनिमम हो। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक होगा यहाँ पर। कुछ इस तरीके से बॉन्ड यहाँ बनता है कि यहाँ पर भी एंगल 120 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 120 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल 120 डिग्री जो है हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है भाई, देखो तीनों बॉन्ड जितना दूर हो सकते हैं एक दूसरे से उतना ही दूर है। एक भी हाइड्रोजन को आप उठा के दूसरी तरफ अगर लेके जाओगे तो हो सकता है एक एंगल के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाए, एक एंगल जो है वो बड़ा हो जाए लेकिन दूसरा एंगल छोटा भी हो जाएगा। एक तरफ रिपल्सन कम होगी, दूसरी तरफ रिपल्सन बढ़ जाएगी। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो है वो इसी स्ट्रक्चर में है, मिनिमम रिपल्सन जो है वो इसी स्ट्रक्चर में है। जो ये बॉन्ड्स पेयर है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये रिपल्सन करते हैं। तो
बेसिकली क्या हुआ भाई, यही इसकी सबसे स्टेबल जो है स्ट्रक्चर बनेगी, यही स्ट्रक्चर है। इससे ज्यादा, इससे कम रिपल्सन का स्ट्रक्चर हम लोग बना ही नहीं सकते। अगर आप लोग हाइड्रोजन्स को भी मान लो ऊपर नीचे करने की कोशिश करोगे तो वहां पर कोई ना कोई एंगल इनमें कम हो जाएगा। एंगल जितना बड़ा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं एक दूसरे से, उतने ही रिपल्सन उनके बीच में कम है, और उतना ही ज्यादा स्टेबल हमारा स्ट्रक्चर है। तो AB3 टाइप के मॉलिक्यूल जहां सेंट्रल एटम पर लोन पेयर नहीं है, वहां पर यही स्ट्रक्चर जो है सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। AlCl3 का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। AB4 टाइप, अच्छा इसकी शेप को, स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या देते हैं वो भी देख लो भाई। यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, बीच में एक एटम है और वो 3 एटम से जुड़ा हुआ है कुछ इस तरह से। तो अगर इसके सराउंडिंग एटम्स को हम लोग इस तरीके से ज्वाइन करें तो ये बेसिकली क्या करेगा भाई, एक ट्रायंगल बना लेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये चारों ही एटम, 3 सराउंडिंग और एक बीच वाला एटम, चारों ही एटम सेम प्लेन के अंदर हैं, इसलिए ये शेप होती है प्लेनर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इस शेप का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर वगैरह नहीं है इसलिए शेप और ज्योमेट्री दोनों ही बराबर होंगी। शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर। आगे चलते हैं भाई AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स के अंदर। AB4 टाइप के मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखो, मैं दो तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो बीच में होगा हमारा सेंट्रल एटम और 4 बॉन्ड उसने बनाए हुए होंगे कुछ इस तरह से। इनफैक्ट क्लास 10th के अंदर हम लोग इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हाउएवर इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है भाई, 90 डिग्री का एंगल है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे भाई। देखो, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर पाए कि ये एंगल जो है इंक्रीज हो जाए, ये एंगल बढ़ जाए, तो रिपल्सन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो वही होता है इस मॉलिक्यूल के अंदर। CH4 फॉर एग्जाम्पल, जब रियल लाइफ में इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है तो वो इस तरीके का ना होके कैसे एग्जिस्ट करता है भाई, कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है। कार्बन एटम होता है सेंटर में, एक हाइड्रोजन यहाँ पर मान लो आपकी स्क्रीन के ऊपर रखा है, थोड़ा सा ऊपर, एक हाइड्रोजन रखा है नीचे। अब बाकी के दो एटम कैसे होते हैं, बाकी के दो एटम कुछ ऐसे होते हैं भाई, एक आ रहा होता है थोड़ा सा प्लेन की तरफ, प्लेन के बाहर की तरफ, और एक जा रहा होता है प्लेन के पीछे की तरफ। तो ऐसा करने से बेसिकली क्या हुआ भाई, यहां पर इन दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल बना वो बन जाता है 109.4 डिग्री। इसी मॉलिक्यूल को अगर हम लोग रोटेट करके देखेंगे ना, तब भी किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच में अगर आप लोग देखोगे तो एंगल इतना ही मिलने वाला है, 109.4 डिग्री। थोड़ा सा बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए चलो मैं आपको ये स्ट्रक्चर 3D में ही दिखा देता हूँ, जरा एक सेकंड रुकना। ये देखो भाई, इस तरीके का होता है इसका 3D स्ट्रक्चर। बीच में जो आपको ग्रे या फिर येलो एटम दिख रहा है ये है हमारा कार्बन एटम, और एजिज पर जो ग्रीन कलर के एटम लगे हुए हैं ये है भाई हमारे हाइड्रोजन एटम। इसी को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करके आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ पर बीच में आपको दिखेगा कार्बन एटम, यहाँ पर है एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर है इसके हाइड्रोजन एटम। इस वाले स्ट्रक्चर से आप लोग कंपेयर करके भी देखते रहना, ठीक है। अब इसी मॉलिक्यूल में क्या है भाई, ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, थोड़ी सा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप लोग ऐसा मान लो कि ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा भाई स्क्रीन के थोड़ा सा बाहर, और ये चला जाएगा थोड़ा सा स्क्रीन के पीछे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ध्यान से समझना, इन दो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है, ये एंगल, इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री से काफी इंक्रीज हो गया। ये कितना हो जाता है, 109.4 डिग्री। सिमिलरली किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल अगर आप लोग देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आगे पीछे वाले दोनों एटम्स के बीच का बॉन्ड एंगल आपको दिखाता हूँ। जरा सा मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा, ध्यान से देखना किस तरीके से। ये हो गया, ये जो एटम अबव और बिलो थे
ये अबोव था, ये बिलो था, ये अब मैं प्लेन के अंदर लेके आ गया हूँ। बाकी के दो एटम ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए हैं। इनके बीच का एंगल भी 109.4 डिग्री ही है। सबके बीच का एंगल सेम है। किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल देख लो, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल। तो बेसिकली क्या होता है भाई, यहाँ पर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है इसका, मीथेन मॉलिक्यूल का, कि उनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है। ऐसा करने से क्या होगा, रिपल्सन कम हो जाएगी। इस वजह से रिपल्सन कम होने से क्या होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस वजह से AB4 टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे ना, वो स्केयर प्लेनर नहीं होंगे, इस तरीके के होंगे। पहले जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था जो कि गलत था, कुछ इस तरीके का, वो क्या था भाई, स्क्वायर प्लेनर था। हम लोग क्या मान रहे थे, एक स्क्वायर के अंदर, सेम प्लेन के अंदर सारे एटम है, इसलिए उसको स्क्वायर प्लेनर बोल रहे थे। हाउएवर इस स्ट्रक्चर में रिपल्सन कम है, ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यही एग्जिस्ट करता है। तो ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, CH4 हो, CCl4 हो, NH4 पॉजिटिव हो, इन सब का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। इस स्ट्रक्चर की शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अगर आपको ऐसे 3D में देख के ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा हो ना, तो कमेंट करना, मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा और ज्यादा इलुस्ट्रेशंस आपको दिखा पाऊं 3D के अंदर, ठीक है। तो इसकी शेप हो गई टेट्राहेड्रल, बीच वाले एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। ये था भाई हमारे पास AB4 टाइप का मॉलिक्यूल। अच्छा, NH4 पॉजिटिव में अगर आप लोग स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो तो देखो, नाइट्रोजन के पास क्या होता है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन जैसे हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया CH4 के साथ। बिल्कुल कार्बन की तरह ही अब ये भी स्ट्रक्चर जो है बनाने वाला है। बस एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा होगा नाइट्रोजन के पास, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 7 है। तो बेसिकली NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल मीथेन के जैसा ही होगा। टेट्राहेड्रल होगी उसकी शेप, और टेट्राहेड्रल ही होगी उसकी ज्योमेट्री। आगे बढ़ते हैं भाई। AB5 टाइप के मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, देखो। सबसे पहला तो ध्यान हमारा यही जाता है भाई, बीच में एक एटम रख दो और 5 और एटम वहां पर रख दो, है ना, एक पेंटागन सा हमने बना दिया कुछ इस तरीके से। क्या ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? जी नहीं, यहाँ पर तो एंगल 90 डिग्री से भी बहुत कम हो गया है ना, ऑलमोस्ट 72 डिग्री के आसपास ये एंगल जो है आ गया है। तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग। हाउएवर अगर ये स्ट्रक्चर होता तो इसको हम लोग क्या बोलते भाई, सारे एटम प्लेन के अंदर हैं और पेंटागोनल शेप के अंदर है, तो हम लोग क्या बोल देते, ये शेप है पेंटागोनल प्लेनर। हाउएवर दिस शेप इज नॉट मोस्ट स्टेबल। यहाँ पर किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, देखो। यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो सेंट्रल एटम के अराउंड कुछ इस तरीके से फैलते हैं। बीच में होता है सेंट्रल एटम, और एक ट्रायंगल सा बन जाता है यहाँ पर कुछ इस तरह से। मान लो कि ये एटम जो है आपकी स्क्रीन पे है, तो ये एटम क्या हुआ भाई, थोड़ा सा स्क्रीन से ऊपर आ गया, इस तरीके से आ गया। एक एटम चला जाता है स्क्रीन के पीछे से, इस तरीके से। 3 एटम तो हो गए सराउंडिंग। दो और एटम कहाँ होते हैं, देखो। एक एटम होता है भाई इसके बिल्कुल ऊपर, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया फिर से, और एक एटम यहाँ पर होता है नीचे, ये भी आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना भाई कि यहाँ पर बना हुआ है एक ट्रायंगल कुछ इस तरह से ना, यहाँ पर ये बन गया है एक ट्रायंगल सा, और उस ट्रायंगल के ऊपर एक एटम है, उस ट्रायंगल के नीचे भी एक एटम है, कुछ इस तरह से अगर मैं दिखाऊंगा तो आप लोग बेहतर समझो। यहाँ इस प्लेन के नीचे भी एक एटम है। तो इस तरीके की शेप के अंदर अगर हम लोग एंगल्स वगैरह देखें तो ध्यान से देखना क्या होगा भाई, नीचे जो ट्रायंगल बना हुआ है उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो सारे एंगल हैं 120 डिग्री, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री, और इसके पीछे जो एंगल है इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के बीच में, वो भी 120 डिग्री है। हाउएवर जो ऊपर की तरफ हमने बॉन्ड दिखाए हैं रेड कलर से, उनके बीच में और इन बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। और नीचे वाला जो बॉन्ड है जो
एंगल बनाएगा इस ट्राइगोनल प्लेन के साथ वो भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो इस तरीके की शेप को हम लोग क्या बोल देंगे भाई, देखो यहां पर एक ट्रायंगल बन गया है इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल तो इसको हमने बोल दिया। साथ में क्या है भाई, दो और एटम लगे हुए हैं इसके ऊपर और नीचे। और ट्रायंगल के ऊपर जब कोई एटम लगता था भाई, ट्रायंगल मतलब नीचे 3 एटम्स, ट्रायंगल मतलब नीचे 3 एटम्स और ऊपर एक एटम, इस तरीके से। तो ये क्या करते थे, एक पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर बना लेते थे कुछ इस तरीके से, है ना, एक पिरामिड सा बना लेते। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल। हाउएवर ऊपर भी एक एटम है तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, नीचे भी एक एटम है तो एक एटम एक पिरामिड नीचे भी बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्योंकि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसी को शॉर्ट फॉर्म में टीबीपी भी बोल देते हैं, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसी को अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो रुको जरा, देखो भाई कुछ इस तरीके की होगी इस मॉलिक्यूल की 3D शेप। यहां पर आपको दिखेगा सेंटर में जो है वो है एक पिंक कलर का फॉस्फोरस एटम, PCl5 मान लो हम लोग देख रहे हैं। और साइड्स के अंदर क्या है भाई, क्लोरीन एटम है, 5 और एटम इस तरीके से है। तो यहां पर आपको दिखेगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, इस तरीके से बना हुआ है एक ट्रायंगल इन 3 एटम्स को मिलाने से। ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, देखो अगर मैं बिल्कुल ऊपर से दिखाऊं, ये है इसका टॉप व्यू। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल सा आपको जो है दिखेगा। इसको मैंने वापस से साइड व्यू में कन्वर्ट कर दिया। ये है हमारा ट्रायंगल, इस एटम को, इस एटम को और इससे पीछे वाले एटम को मिलाने से अगर हम लोग इस तरीके का एक ट्रायंगल बना दें, इसको अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूं तो ये एग्जैक्टली इसी के जैसी शेप बन जाएगी। देखो अब जो है आप लोग इन दोनों ही शेप्स को कंपेयर कर सकते हो, ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप। क्या है भाई, एक बॉन्ड है इस तरफ कुछ यहाँ पर, एक बॉन्ड है इस तरफ थोड़ा सा अबव द प्लेन, और ये वाला बॉन्ड हो गया बिलो द प्लेन। इसी के साथ साथ एक बॉन्ड है थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेड कलर वाला, एक बॉन्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये जो ऊपर वाले दो बॉन्ड हैं, ये बॉन्ड हो गया और ये नीचे वाला हो गया, इन बॉन्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। एक्सियल क्यों बोलते हैं, आज तो पेन भी कुछ ज्यादा ही गिर रहा है। एक्सियल क्यों बोलते हैं, देखो सेंट्रल एटम के अराउंड हम लोग मान लेते हैं भाई ये रेड कलर की है जो लाइन है ना, ये एक एक्सिस है। तो ये दोनों एटम कहां पर आएंगे, एक्सिस पर आएंगे। इसलिए इन दोनों बॉन्ड्स को बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स। और ये जो तीनों बॉन्ड ट्रायंगल के हैं, ये जो है उस एक्सिस के बिल्कुल 90 डिग्री पे आने वाले हैं। तो इन बॉन्ड्स को बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स को बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ये दो बॉन्ड क्या हो गए, इक्विटोरियल बॉन्ड हो गए। यहां पर एंगल अब ध्यान से समझना, एक्सियल बॉन्ड्स का जो एंगल है इक्विटोरियल बॉन्ड्स के साथ ये वाला, ये है भाई 90 डिग्री, नीचे वाले का एंगल भी है 90 डिग्री। हाउएवर जो तीन ट्राइगोनल बॉन्ड्स हैं, ट्राइगोनल प्लेन के अंदर जो बॉन्ड है उन सभी के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। यहां पर अगर मैं फिर से इस मॉलिक्यूल का टॉप व्यू आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल को रोटेट करके, तो देखो अब आपको समझ में आएगा। ये जो ट्रायंगल वाले तीनों बॉन्ड है ना, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तीनों के बीच में बराबर एंगल है। हाउएवर किसी भी एक्सियल बॉन्ड का एंगल अगर आप लोग देखोगे तो वो 90 डिग्री ही मिलेगा। देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री मिलेगा। तो ये बेसिकली हो गई भाई हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। एक है ट्राइगोनल और ऊपर और नीचे बने हुए हैं दो पिरामिड। दिस वॉज आवर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। बॉन्ड एंगल्स वगैरह कितने होते हैं ये जरूर ध्यान से समझना। PCl5 AsH5 दोनों की शेप क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और दोनों की ज्योमेट्री भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से। AB6
टाइप के मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। 6 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर भी भाई हम लोग इसका हेक्सागोन तो बनाएंगे नहीं, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर ही डायरेक्टली बना देते हैं। बीच में होगा सल्फर, स्केयर प्लेनर की फॉर्म में बने हुए होंगे फ्लोरीन के एटम्स। इसी के साथ साथ मान लो ये पांचों एटम हो गए आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ साथ क्या होगा, एक एटम होगा स्क्रीन के बाहर की तरफ और एक एटम होगा स्क्रीन के पीछे की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं, इसी तरीके का स्ट्रक्चर जो है इस मॉलिक्यूल का भी होता है। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे ना, तो हो सकता है आपको ये ऐसा भी दिखाई दे। दोनों शेप्स का मतलब हालांकि सेम ही है। क्या होगा, एक फ्लोरीन एटम ऊपर, एक यहाँ, दो एटम्स आपको प्लेन के बाहर दिखेंगे और दो दिखेंगे प्लेन के पीछे की तरफ। अब इस शेप को हम लोग नाम क्या देते हैं भाई, इसको बोला जाता है ओक्टाहेड्रल शेप। इसको बोला जाता है ओक्टाहेड्रल शेप। जल्दी से मैं ये शेप भी आपको दिखा देता हूं कैसी होती है। देखो भाई, इस तरीके की कुछ होती है हमारे पास ओक्टाहेड्रल शेप। यहाँ पर बीच में आपको दिखेगा सल्फर एटम और 4 एटम तो रखे हुए हैं एक स्क्वायर की फॉर्म में इसके अराउंड। यहाँ पर ये देखो, ये 4 जो एटम है ये मिलके क्या बना लेंगे, एक स्क्वायर सा शेप बना लेंगे। इस स्क्वायर के एक एटम मिलेगा ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ और एक मिलेगा नीचे की तरफ। तो कुल मिला के इस तरीके की हमारे पास होती है ओक्टाहेड्रल शेप। किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच का अगर आप लोग बॉन्ड एंगल देखोगे, फॉर एग्जांपल इसके बीच का और इसके बीच का बॉन्ड एंगल देखोगे, तो वो आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको कितना मिलने वाला है, 90 डिग्री मिलने वाला है। हाँ, बस अगर आप लोग ऐसे कंपेयर करोगे कि भाई इस एंगल का और इस इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल क्या होगा, इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का, तो वो तो ऑब्वियसली 180 डिग्री ही होगा। लेकिन किन्हीं भी एडजेसेंट दो बॉन्ड्स का एंगल कितना होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर होने वाला है 90 डिग्री। तो यहाँ पर इस तरीके का होता है भाई SF6 का मॉलिक्यूल। शेप और ज्योमेट्री दोनों इसकी होती है ओक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल्स यहाँ पर होता है 90 डिग्री। इसके अलावा कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना पाते हैं इस मॉलिक्यूल की जिसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से भी ज्यादा हो जाए, वरना वो और स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाता। हाउएवर SF6 मॉलिक्यूल का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो ओक्टाहेड्रल ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओक्टाहेड्रल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन ये आप लोग जरूर से ध्यान रखना। लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, और उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर का। ये बात मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो यही होने वाला है। रिपल्सन लोन पेयर का जो है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला है, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास इस बार क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर आ जाए तब उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रभावित होगा, इफेक्ट होगा, तब क्या कुछ शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स बनेंगी मॉलिक्यूल की, ये हम लोग समझेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या किया है वो हम लोग ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस लेक्चर में हमने किया है शेप एंड ज्योमेट्री ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं है। तो डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर जो है हमने आज बना के देख लिए हैं। आज जो है इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं हो पाएगी, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बहुत सारे एनसीईआरटी के बेसिकली क्वेश्चन भी हैं जो कि वहां से निकलते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग उनको स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। बाय गाइस।